हाय स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। तो कल हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग एज ए साइंस और एज ए आर्ट किस तरह से डिफाइन की जा सकती है। फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे अब लेखांकन प्रणालियां यानी अकाउंटिंग सिस्टम, लेखांकन प्रणालियों के प्रकार, या ये कह लीजिए कि लेखांकन प्रणालियां कितने प्रकार की हैं। लेखांकन प्रणाली से आशय उस सिस्टम से है, उस तकनीक से है जिसको ध्यान में रखकर या जिसके नियमों को या जिसके तरीकों को ध्यान में रखकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एंट्रीज करते हैं। अकाउंटिंग बुक्स में हम लोग एंट्रीज पास करते हैं, या उस सिस्टम के अंतर्गत ये मान लीजिए कि हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। मुख्य रूप से दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम है। पहला तो है सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि इकहरा लेखा प्रणाली, और दूसरा है दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम। तो इन दोनों की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम हमारे बिजनेस में यूजफुल है, कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम ज्यादातर बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। फिर आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में से और डबल एंट्री सिस्टम में से बेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा है जिसका उपयोग व्यापार में किया जाता है। जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बता दूं कि सिंगल एंट्री सिस्टम तो हम लोग केवल डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में किसी को और डिटेल में जानना है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिफाइन कर दूंगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम कैसे मेंटेन होती है और क्या कमियां हैं इसकी, जिसकी वजह से डुअल एंट्री सिस्टम को यानी दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाया गया। वैसे जब हम इसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि डबल एंट्री सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सिंगल एंट्री सिस्टम को हमने बैक क्यों किया, क्यों हमने इसको छोड़ दिया, या क्यों हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ना चाहते। तो ठीक है, अपन सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, लेखांकन प्रणाली और लेखांकन प्रणाली के प्रकार, यहाँ पे मुख्य रूप से अकाउंटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है इकहरा लेखा प्रणाली और दूसरा है दोहरा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, इकहरा लेखा प्रणाली। देखिए, जो छोटे लेवल के बिजनेस करते हैं, जो बहुत ही स्मॉल लेवल पे बिजनेस करते हैं और जिनको अकाउंटिंग के लिए ज्यादा रिकॉर्ड्स या ज्यादा बुक्स रखने की मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनका काम थोड़े में चल जाता है, उनको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन से ही उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी मिल जाती है, या वो एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, वो मोटे मोटे लाभ से उनका काम चल जाता है, या फर्दर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट उनको वहां पे आगे सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि किसको कितने पैसे देने, किससे कितने पैसे लेने हैं। जहां पे सिर्फ पैसों के लेन देन का ही हिसाब रखना है, यानी कि आपको एक्यूरेट हिसाब नहीं रखना है कि भाई खर्चा क्या हुआ, परचेज क्या हुआ, बिल कहाँ पे दे दिए, किससे क्या इंटरेस्ट लेना है, ये सब चीज का हिसाब नहीं रखना, लेकिन सिर्फ इतना सा हिसाब रखना है कि हाँ बैंक में कितना पैसा दे दिया, नगद कितना आ गया हमारे पास में, नगद से किस किस को पेमेंट कर दिया, रेंट का क्या पेमेंट कर दिया, बस मोटा मोटा हिसाब रखना है। केवल इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन करने हैं आपको लेजर में, और बैंक पासबुक मेंटेन करनी है, कैश बुक मेंटेन करनी है। तो जब छोटे स्तर पर आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, देन सिंगल एंट्री सिस्टम काम में लिया जाता है। तो ये देखा जाता है कि प्राय छोटे व्यापारी अथवा छोटे उपक्रम अपने लेन देन का पूरा रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको पूरे रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती। जैसा मैंने पहले बताया कि उनको पूरी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ऐसे में क्या करेंगे, ये अपने तरीके से व्यापारिक क्रियाकलापों के आर्थिक परिणाम की गणना कर लेते हैं और मोटे रूप से लाभ की गणना कर लेते हैं, जो क्या होते हैं उनके लिए ठीक होते हैं। यानी कि इनको सिर्फ ऊपर के प्रॉफिट से मतलब है, ऊपर की इनकम से मतलब है, इन्हें एक्यूरेट प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, इन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि हाँ ठीक है, एक बिजनेस को एक एसेट्स को खरीद के लाने में हमने कितना एक्यूरेट खर्च कर दिया, उन्हें इस चीज से मतलब नहीं, बस संपत्ति आ जानी चाहिए और उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। या फिर ये मान लीजिए कि अगर मान लो उनको ये देखना है कि माल खरीदा
माल खरीद करके हमने कारखाने में डाला और कारखाने से उसको माल को हम गोदाम में लेकर गोदाम से स्टोर में भेज दिया, तो उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपको माल खरीदने से लेकर स्टोर तक पहुंचाने में कितना खर्च हुआ। उन्हें सिर्फ इस चीज़ से मतलब रहेगा कि आपने कच्चा माल खरीदा, कारखाने में पहुंचाया और स्टोर में पहुंचा दिया बेचने के लिए। तो खरीदने से लेकर बेचने तक का जितना भी उनका एक्सपेंसेस चलता है इस पूरी प्रोसेस पे, उन्हें इससे मतलब नहीं है। तो वहाँ पे मोटे मोटे रिकॉर्ड रखने होते हैं, छोटे मोटे, ज़्यादा नहीं, तो इसलिए वहाँ पे इकरा लिखा प्रणाली ठीक होती है। ऐसे व्यापारी सामान्यतः अपने रिकॉर्ड्स में कैश बुक मेंटेन करते हैं। बैंक पासबुक आपको बैंक से मिल ही जाती है, क्योंकि बैंक अकाउंट के बिना उनका बिजनेस ऑपरेशन नहीं चलता। और व्यक्तिगत खातों का रिकॉर्ड ही रखते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि इनको केवल इंडिविजुअल अकाउंट से ही मतलब होता है। जैसे श्रीमान कमलेश कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए का भुगतान करना है, कर दिया, और किस एवज में किया कि साहब उनका ये बिल नंबर 301 नंबर का था, इतनी तारीख का था, उसका पेमेंट कर दिया। तो वहाँ पे एंट्री होगी कि बिल नंबर 301 रुपये 3 लाख, और बाद में लिख दिया कि नगद द्वारा भुगतान किया है, चेक द्वारा भुगतान किया, लिख दिया। फर्दर ये मतलब नहीं है कि वो बिल नंबर 301 या 310 कौन किस मद में है, वो परचेज है कि एक्सपेंसेस है या एनी फर्दर एसेट्स का यूटिलाइजेशन है, कुछ भी है, उससे उसमें कोई मतलब नहीं रहता। फिर है कि ये हिसाब किताब बहुत छोटे और सामान्य स्तर के व्यापारियों के लिए तो ठीक है, जिससे उनके मोटे मोटे लाभ हानि की गणना हो जाती है। यानी वहाँ पे आपको ये पता लग जाए कि हाँ ठीक है, बिजनेस चल रहा है और छोटा मोटा लाभ हानि अपना वो खर्चा निकाल रहे हैं। परंतु एक्यूरेट हिसाब नहीं होता। परंतु कमी क्या है इसमें कि जहाँ पे ओरिजिनल पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होता, तो ऐसे में इंफॉर्मेशन भी पूरी नहीं है। तो इंफॉर्मेशन पूरी होने के कमी के कारण, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होने की कमी के कारण यहाँ पे एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करना असंभव हो जाता है। मोटा मोटा प्रॉफिट तो निकाल लोगे, लेकिन एक्यूरेट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना असंभव हो जाता है। और जहाँ पे रिकॉर्ड ही पूरे नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि बैलेंस शीट बनाना भी असंभव हो जाता है। फिर वहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स व्यापारी की उन आवश्यकताओं को पूरा कर देता है जो उसको अपने व्यापार से चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये नहीं बताएगा कि आपके व्यापार की क्या स्थिति चल रही है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये बता देगा कि हाँ ठीक है, जिनसे पैसे लिए हैं वो ये हैं, जो आपके बिजनेस में फर्नीचर है, दुकान है, देनदार है, वो ये है, जिससे जो हिसाब चल रहा है उसका वो स्टेटमेंट बना के सामने दे देता है। तो यहाँ पे इकरा लेखा प्रणाली जो है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक प्रणाली नहीं है, अधूरी है। यहाँ पे रिकॉर्ड अधूरे होते हैं, केवल व्यक्तिगत खातों तक ही सीमित रहते हैं। कैशबुक और बैंक पासबुक तक ही आपके रिकॉर्ड सीमित रहते हैं। इससे आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना सकते, केवल मोटे तौर पर लाभ या हानि की गणना कर सकते हैं, जो कि इनकी आवश्यकताओं के हिसाब से तो पूरी है, ठीक है। छोटे स्तर के व्यापारियों के लिए तो ठीक होती है, लेकिन जहाँ बड़े स्तर पर यूटिलाइजेशन होता है इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पे बड़े स्तर पर सूचना इकट्ठी की जाती है, जहाँ पे बड़े व्यापार होते हैं और एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस की गणना की जाती है, वहां पे फिर इकरार प्रणाली फेल हो जाती है पूरी तरह से। इसीलिए नेक्स्ट जो अकाउंटिंग सिस्टम है अपना दोहरा लेखा प्रणाली, उसका उपयोग किया जाता है। तो अब अपन पढ़ने के बाद में आगे पढ़ते हैं अपन डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ भी डेफिनेशन ही पढ़ेंगे, ऑफिस की डिटेल तो आगे आई जाएगी। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या दे रखी है डबल एंट्री सिस्टम की, उसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं अपन। दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम, जहां पे सिंगल एंट्री सिस्टम की लिमिटेशन खत्म हो जाती है, उसके बाद ही डबल एंट्री सिस्टम उपयोग में लिया जाता है। इकरा लेखा प्रणाली यानी सिंगल एंट्री सिस्टम की बहुत सी कमियां हैं, जो हम अपनी उसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि इसमें सूचनाओं का संपूर्ण अभाव होने के कारण हम इसके अंदर क्या नहीं बना सकते हैं, P&L नहीं बना सकते हैं और बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की गणना नहीं कर सकते हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं की जाती, यानी कि केवल व्यक्तिगत खाते ही मेंटेन किए जाते हैं उन, और बैंक पासबुक और कैशबुक के ही द्वारा अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। बैलेंस शीट तो बनती ही नहीं है, तो फिर क्या बनता है वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मोटे तौर से P&L की कैलकुलेशन की जाती है।
और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि सारा रिकॉर्ड इनकम्प्लीट होता है, जिसकी वजह से व्यापारी को केवल और केवल मोटे तौर पर ही प्रॉफिट या लॉस समझ में आता है, एक्यूरेट नहीं आता। तो उसी कमी को सुधारने के लिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में देखिए क्या क्या होता है कि इकहरा लेखा प्रणाली के ठीक विपरीत दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत बिजनेस ट्रांजैक्शंस का यानी व्यापारिक लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। पूरा रिकॉर्ड रखने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट भी बनेगा, जिसने माल खरीदा है उसका अकाउंट भी बनेगा, और पेमेंट अगर कैश में की है तो कैश अकाउंट भी बनेगा, बैंक से की है तो बैंक भी बना हुआ रहेगा, बैंक से पेमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे परचेज में भी एंट्री हो गई, यानी मेरी बुक्स में परचेज रिकॉर्ड हो गई, जिससे माल खरीदा था सप्लायर का अकाउंट भी क्रेडिट हो गया। फिर सप्लायर को मैंने पेमेंट किया, तो पेमेंट करने के बाद में अगर मैंने पेमेंट कैश में किया है तो कैश मेरा क्रेडिट हो गया, अगर बैंक से किया है तो बैंक क्रेडिट हो गया। और फर्दर एंट्रीज में जिस सप्लायर को मैंने पेमेंट किया था, जब उसका अकाउंट डेबिट किया तो उसके बाद भी क्या हो गया, पेमेंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लेन देन का संपूर्ण रिकॉर्ड हो गया, किससे माल खरीदा और कैसे पेमेंट किया। अगर मान लीजिए टेलीफोन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर लिया बुक्स में, और जिस कंपनी का टेलीफोन बिल है, मान लीजिए आपके BSNL का है तो BSNL का अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो यहाँ पे खर्चा भी बुक हो गया और सप्लायर ऑफ सर्विसेज भी बुक हो गया। देन पेमेंट आप करते रहना कैश या बैंक। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हिसाब रखा जा रहा है, ट्रांजैक्शन का पूरा हिसाब रखा जा रहा है, जिससे फर्दर आगे की कैलकुलेशन में प्रॉफिट या लॉस, नेट प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। पूरी सूचनाएं हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सूचनाओं का संपूर्ण आपको ब्यौरा दे ही रखा है, तो उससे फिर आप आराम से बैलेंस शीट भी बना सकते हो। खाता भाई पूरी रहेगी, आप ट्रायल बैलेंस बनाइए, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट आराम से बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर लेन देन का संपूर्ण रिकॉर्ड रखा जाता है। पूरी प्रोसेस अपनाई जाती है ड्यूअल अकाउंटिंग की, ड्यूअल कॉन्सेप्ट की। तो आगे देख लेते हैं अपन कि और क्या डेफिनेशन क्या रखी है इसमें, कि लेखा पुस्तकों में प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम में एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ो तो यहाँ पे 2 यानी 2 इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कारण ये है कि लेन देन जो होगा इसमें, उसमें 2 पक्षकार होंगे, 2 अकाउंट बनेंगे, 2 जगह लेजर में एंट्री होगी। और जब आप पूरा रिकॉर्ड रखेंगे और लेन देन के 2 पक्ष होंगे और दोनों ही पक्षों में एंट्री करोगे, तो आपके पास में लेन देन का पूरा व्यवस्थित रिकॉर्ड होगा। और व्यवस्थित रिकॉर्ड होगा तो उसमें पता लगेगा आपको कि आपके पास में इंडिविजुअल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते तो हैं ही, वस्तुगत खाते और नाम मात्र के खाते भी हैं। तो ये वस्तुगत खाते, नाम मात्र के खाते, व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे अपन। और इनका रिकॉर्ड भी व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। संपूर्ण रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से रखे जाने के कारण ये पद्धति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति है। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति है तो इसमें क्या होगा, वैज्ञानिक तरीके से लाभ हानि की गणना हो जाएगी। सही और उचित आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए बैलेंस शीट बन जाएगी। और ट्रायल बैलेंस बनाकर, फाइनल में ट्रायल बैलेंस बनाकर खातों की गणितीय शुद्धता की जांच भी हो जाएगी। सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। फिर प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की सहायता से, यहाँ ये दूसरा पैराग्राफ ये कहता है कि ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम में
प्रारंभिक लेखा पुस्तक यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज की सहायता से आप व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट भी बना सकते हो। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि सर प्रारंभिक लेखा पुस्तकें कौन सी होती हैं? तो प्रारंभिक लेखा पुस्तकें वे होती हैं जहां पे लेन देन की पहली एंट्री की जाती है। किसी भी ट्रांजैक्शन की, किसी भी व्यापारिक लेन देन की, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पहली एंट्री जिस बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है वही अपने लिए प्रारंभिक लेखा पुस्तक होती है। सोर्स डॉक्यूमेंट आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट ही वो डॉक्यूमेंट है जहां से आपको ट्रांजैक्शंस प्राप्त होंगे। ठीक है। यह प्रणाली पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और विश्वसनीय है, सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठनों के लिए उपयुक्त है, चाहे छोटा हो व्यापार चाहे बड़ा हो। अगर आप ड्यूल एंट्री सिस्टम अपनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हो जाएगी। और आजकल तो क्या है कि जैसे कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम हो गया टैली और बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से DBMS पर आधारित होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जब आप यूटिलिटी को यूज करेंगे टैली और ये बिजी सॉफ्टवेयर के अकाउंटिंग या और भी किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, तो वहां पे क्या होता है कि ड्यूल एंट्री सिस्टम पूरा कॉन्सेप्ट लागू किया जाता है। तो एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन वहां पे हो जाती है, बैलेंस शीट भी वहां पे बन जाती है। और इस प्रणाली की सबसे खास बात यह है कि इस प्रणाली में जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में रिकॉर्ड किया जाता है, हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में अगर रिकॉर्ड करना है तो महाजनी भाई खाते में होगी, इसमें नहीं होगी। तो दोबारा देख लेते हैं, जिनकी समझ में नहीं आई हो उसको दोबारा मैं बता देता हूं कि डबल एंट्री सिस्टम जहां पे इखरा लेखा प्रणाली के ठीक विपरीत दोहरा लेखा प्रणाली पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें प्रत्येक लेन देन का दो जगह लेखांकन किया जाता है, दो जगह रिकॉर्ड एंट्री की जाती है। और ये सिस्टम इस बात पर निर्भर है पूरा कि प्रत्येक लेन देन में दो पक्षकार होते हैं, प्रत्येक लेन देन के दो खाते बनेंगे, प्रत्येक लेन देन की दो जगह एंट्री होगी, दो खाते बनेंगे तो दो जगह एंट्री भी होगी। और इसी में जो खाते बनेंगे वे खाते व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र के बनेंगे जिनके आधार पर आपको एंट्रीज करनी है। तो लेन देन की दो जगह, लेन देन में दो पक्षकार, दो जगह एंट्री और दो खाते खुलेंगे। तो क्या हुआ, पूर्ण लेन देन का रिकॉर्ड रहा और पूर्ण रिकॉर्ड रहा। तो आप क्या करोगे, उसी रिकॉर्ड के आधार पर खाता बही में पोस्टिंग करोगे। खाता बही में पोस्टिंग करने के बाद आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। ट्रायल बैलेंस से फिर आप फर्दर एक्यूरेट नेट प्रॉफिट या लॉस की गणना कर सकते हो। और उसके बाद में व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए, वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हो, उसी ट्रायल बैलेंस की सहायता से बैलेंस शीट भी बना सकते हो। तो ये था अपना ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली।